नमस्कार दोस्तों, एक और बेहद डरावनी नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी भयानक घटना के बारे में बताऊंगा जो घटना सुनकर आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी पूरी जिंदगी एक चुड़ैल के साथ रहा। उनकी खौफनाक जिंदगी की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है, तो इस कहानी को अंत तक सुनते रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। आज की ये कहानी अरुण नाम की एक शख्स के जीवन पर आधारित है। हरियाणा के एक छोटा सा गांव चरखी दादरी में उनका घर है। उन्होंने जो घटना मुझे भेजी थी, मैं उसे हूबहू आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं आपको अपने जीवन की एक भयानक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। एक ऐसी चीज है जो आज भी मुझे और मेरी परिवार को अपने कब्जे में रखा है, जिसके चंगुल से आज भी हम लोग निकल नहीं पाए। जो कहानी मैं आपको बताऊंगा, उसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि इससे तो मौत ही अच्छी है। लेकिन आप मानो या ना मानो, हम अभी भी उस मौत जैसी जीवन को चुनकर जीते आ रहे हैं। इस कहानी को समझने के लिए आप लोगों को आज से लगभग 35 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस समय मैं बहुत ही छोटा था। मेरी उम्र यही कोई 7 साल की होगी। परिवार में मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। बड़ी ही खुशहाल जिंदगी हम जी रहे थे। मेरे पिताजी दूसरे के खेतों में काम किया करता था। हमारे खुद का कोई जमीन नहीं थी, बस रहने के लिए एक छोटा सा घर था। असल में वो घर भी मेरे पिताजी के नहीं थे, वो घर मेरे दादाजी के थे, मतलब मेरी मम्मी के पिताजी। उनके परिवार में और कोई नहीं था। उनके मृत्यु से पहले वो घर दादाजी ने अपने दामाद यानी मेरे पिताजी के नाम कर दी थी। तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मैंने कभी भी अपने दादाजी को नहीं देखा था। उनके बारे में मम्मी और पापा के मुंह से बस जितना सुना था उतना ही। तो चलिए अब आपको असली कहानी के बारे में बताता हूँ। दरअसल मेरे पैदा होने के बाद मम्मी पापा बहुत खुश थे। मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब मैं 3 साल का था तब मेरी बहन का जन्म हुआ। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, पिता को भी अधिक काम करना पड़ा। मेरे पिताजी सारा दिन दूसरे की जमीन पर खेती करते थे और शाम होने के बाद घर लौटते थे। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। तभी अचानक हमारे परिवार पर भयानक एक बूढ़ी साया पड़ी। उस समय मैं 7 साल का था। मुझ में पर्याप्त बुद्धि थी, मैं सब कुछ समझ सकता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात के करीब 8 बजे थे। मम्मी रोटी बना रही थी और पापा हमारे साथ गरम गरम रोटी खा रहे थे। अचानक एक आदमी आकर कहा कि गांव के एक बूढ़ा आदमी की मृत्यु हो गई है, और वो आदमी आकर दाह संस्कार यात्री के रूप में पिताजी को आमंत्रित करके चला गया। मेरे पिता को दाह संस्कार का बहुत शौक था। जब भी कहीं किसी की मृत्यु हो जाती थी तो मेरे पिताजी सबसे पहले शमशान यात्री के रूप में चले जाते थे। तो खबर सुनते ही वो जल्द से थोड़ा कुछ खाकर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी, शायद इसलिए उस दिन दाह संस्कार करने में बहुत देर हो गई थी। बारिश में बाहर जाने से सूखी लकड़ियां गीली हो जाती, इसलिए गांव वालों को बारिश रुकने का इंतजार करते करते रात के 2 बज गए। फिर दाह संस्कार समाप्त करने के बाद जब मेरे पिताजी घर लौटे तो सुबह हो चुकी थी। लेकिन उस दिन पिताजी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो शमशान घाट से किस चीज को अपने घर में बुलावा दे रहा है। रात भर नींद ना आने के कारण पिताजी अगले दिन काम पर नहीं गए। उन्होंने पूरा दिन घर पर सोकर बिताया। उन दिनों मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मैं स्कूल से घर आया और देखा कि मेरे पिताजी अभी भी सो रहे हैं। जब शाम हुई तो पिता को बहुत बुखार हो गया। पिताजी बुखार के कारण असामान्य रूप से कांपने लगे। ये देखकर मैं और मेरी मम्मी बहुत घबरा गए। हमने सोचा कि शायद कल रात बारिश में भीगने के वजह से आज बुखार आ गया है।
उस दिन शाम से भारी बारिश होने लगी, इसलिए मेरे पिता को डॉक्टर के पास ले जाना संभव नहीं हुआ। पिताजी पूरी रात तेज बुखार से पीड़ित रहे। उधर मम्मी और मैं पूरी रात जाग कर बिता दी। सुबह बारिश काफी कम हो गई। हमने बिना देर किए एक रिक्शा बुलाया, फिर पिताजी को अस्पताल ले गए। बहन बहुत छोटी थी और उसे घर पर अकेला छोड़ना संभव नहीं था, इसलिए उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। उसके बाद पापा को 2 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो 2 दिन हमने कितनी परेशानी में काटे ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। लेकिन हमारी परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। 2 दिन बाद पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम लोग उसे घर ले आए। उसके बाद 4 दिन तो बहुत अच्छे से बीते, लेकिन फिर अचानक से पापा और मम्मी दोनों को तेज बुखार आ गया। वही भयानक सा कपकपाही के साथ तेज बुखार। ये देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मैं तब बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माता पिता दोनों बिस्तर पर बीमार है और उधर छोटी बहन अकेले रो रही है। ऐसे समय में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो मैंने अपने गांव के एक चाचा को बुलाया। ऐसी स्थिति देखकर वो भी बहुत चिंतित हो पड़े। गांव के कुछ लोगों की मदद से रात में ही मम्मी और पापा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर 3 दिन और बीत गए। तबीयत कुछ हद तक ठीक होने के बाद हम लोग फिर से घर लौट गए। पिताजी काफी देर तक काम पर नहीं जा सके, इसलिए तब तक घर का खाना लगभग खत्म हो चुका था। अगर हम लंबे समय तक ऐसे ही चलते रहे तो हम बड़ी ही समस्याओं में फंस सकते हैं। आखिर में हमें बिना खाए ही दिन गुजरने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरे पिताजी को फिर से खेतों में काम करने जाना पड़ा। पिताजी तभी भी शारीरिक रूप से बहुत बीमार और कमजोर थे, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे को देखते हुए उसे काम पर जाना पड़ा। एक दिन दोपहर को पिताजी खेत में व्यस्त थे और मम्मी जी कुछ लाने के लिए बाजार गई थी। उस दिन मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर अकेला था। मुझे पड़ोस के लड़कों के साथ घूमने की आदत नहीं थी। मैं घर पर अकेला खेल रहा था। अचानक मुझे लगा कि मैं कमरे में अकेला नहीं हूं। कोई कमरे के चारों ओर घूम रहा है। उसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। साथ ही पूरा कमरा सड़े गले की दुर्गंध से भरा हुआ है। जब मुझे ये महसूस हुआ तो मैं काफी डर गया। तभी अचानक मैंने देखा कि टेबल पर रखी हुई एक स्टील की प्लेट अपने आप जमीन पर गिर गई और साथ ही साथ एक तेज आवाज हुई। मैं आवाज से चौंक गया। तभी अचानक मैंने देखा घर की दीवार पर एक साया तेजी से एक तरफ चला गया। मैं भयभीत होकर चिल्लाया और कमरे से बाहर आ गया। तभी मैंने देखा कि माँ बाजार से आ रही थी। मुझे उस हालत में देखकर मम्मी जी दौड़कर मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले हुई भयानक घटना के बारे में बताया। मेरी मुंह से ये बातें सुनकर मेरी माँ हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल घर के अंदर आने के बाद मैंने देखा सब कुछ सामान्य था। और अजीब बात यह थी, जमीन में पड़ी हुई वो स्टील की प्लेट उस समय बिल्कुल अपने जगह पर था। मतलब जो प्लेट कुछ देर पहले जमीन में गिर गई थी, उस प्लेट को किसी ने बाखूबी से टेबल के ऊपर रख दिया है। ऐसा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं बस सोचता ही रहा, कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हो गया था। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकता है। माँ ने कहा कि मैं घर पर अकेली थी, इसलिए शायद मैंने कुछ गलत देखा, और जो कि कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं सका। इसके बाद कुछ और दिन बीत गए और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एक और समस्या खड़ी हो गई। मेरे पिताजी रात को अकेले में बाहर निकलने लगे, और वो भी नींद में टहलते हुए। हालांकि हमने आज तक उनमें ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। वो नींद में ऐसे चलता था मानो कोई उसे बुलाकर अपने साथ ले जा रहा है। तब से लगभग हर रात को यही होता रहा। लेकिन जब मैंने सुबह अपने पिताजी को पूछा तो उन्होंने कहा
कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। मुझे कभी कभी किसी अद्भुत चीजों का आभास हो रहा था, लेकिन कोई भी मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता था। परंतु भले ही उन्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हुआ, अंत में सभी को मानना पड़ा कि घर में कुछ बुरा आया है। एक रात हम सब सो रहे थे। अचानक मम्मी को कुछ एहसास हुआ और वो चिल्ला पड़ी। हम सब एक साथ ही सोए थे, इसलिए हम सब एक साथ उठ गए। तब माँ ने बताया कि उन्हें कमरे की दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखी। माँ को यकीन हो गया था कि मैं उस दिन झूठ नहीं बोला था और सच में इस घर के अंदर किसी का प्रवेश हो चुका है, और जो भी घर के अंदर आया है वो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आने से घर के अंदर एक अजीब तरह की सड़ी गली बदबू आती थी। इस घटना के अगले ही दिन माँ को फिर से तेज बुखार आ गया। पिताजी भी काफी परेशान हो गए। ये सब क्या और क्यों हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर के अंदर की हवा कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती थी। रात को किसी की सांस लेने की अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई घर के अंदर कोने में बैठकर बहुत ही धीमी तरीके से रो रही है। और वो बदबू, इसके बारे में बोलते हुए आज भी मुझे डर लगता है। मेरे पिताजी समझ चुके थे, ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, जल्द से जल्द कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। बिना देर किए पिताजी तांत्रिक के तलाश में घर से निकल गए। लगातार 3-4 दिन तक ढूंढने के बाद उन्हें एक शमशान में एक साधु बाबा मिले। मुझे अच्छी तरह से याद है, पिताजी तांत्रिक से लाल धागे से बंधी हुई कुछ हड्डियां और थोड़ी सी राख और आटा घर ले आए थे। फिर उन्होंने घर के चारों ओर धागे बांध दिए थे और वो राख और आटा हवा में बिखर दिए थे। फिर पिताजी मुझसे कहा, अगर हमें कभी भी घर के अंदर कुछ अजीब दिखे तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह से हम उसे डर जाते हैं तो इसमें हमारी मृत्यु भी हो सकती है। किसी भी हालत में हमें डरना नहीं चाहिए, पर चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ही भयानक रूप लेकर क्यों ना कोई सामने आ जाए, हमें बस उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। घर के अंदर बहुत ही डरावनी किसी चीज की आगमन घटी है। शायद वो कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाते, तब तक हमें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे अंदर और भी ज्यादा खौफ पैदा हो गया था। मतलब कि हमें किसी अदृश्य बूढ़ी ताकत के साथ रहना पड़ेगा, और जो कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इस कारण हम इस घर को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जा सकते थे। इसी तरह हमारा जीवन चलता रहा। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, हमें बहुत अच्छी तरीके से महसूस होने लगा कि हमारी घर में वो बूढ़ी शक्ति हमारी चारों ओर घूम रही है, वो हमारी साथ रहता है। हमने ये बात गांव वालों से छिपा कर रखी, क्योंकि अगर गांव के लोगों को पता चलता तो वो हमारा घर जला देते, और हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरा स्थान भी नहीं था। इसी बीच एक दिन बहुत भयानक एक घटना घटी। उस दिन घर पर मेरी बहन बिस्तर पर खेल रही थी और मैं फर्श पर पड़ रहा था। अचानक मेरी बहन रोने लगी। मैंने आंख उठाया तो देखा मेरी बहन बिस्तर पर बैठी है और उसके ठीक पीछे एक भयानक बदसूरत दिखने वाली चुड़ैल खड़ी है। उस दिन मैंने उस चुड़ैल को पहली बार के लिए देखा था। वो बहुत ज्यादा भयानक दृश्य था। चुड़ैल की शरीर के त्वचा असामान्य रूप से झुर्रेदार और काले रंग की थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर आग से जल गया है। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थी, मानो किसी ने उनमें जलते हुए अंगारे भर दिए हैं। उसके शरीर से लाड़ जैसा पतला पदार्थ टपक रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे अपने पिता की बात याद आ गई। मैंने उस भयानक निराकार साया को नजरअंदाज कर दिया और सचमुच कुछ ही क्षण में वो भयानक बदसूरत वस्तु वहां से गायब हो गई
मैं जल्द से उठा और अपने बहन को गोद में लेकर कमरे से बाहर चला गया। तब से लेकर हम में से लगभग हर किसी ने हर दिन उस भयानक काले चेहरे को देखा था। कभी वो कमरे के कोने में बैठ जाता था तो कभी हम में से किसी के पीछे खड़ा हो जाता था, लेकिन हम सब ने उसे हर बार नजरअंदाज कर दिया और ऐसा करने से वो हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। धीरे धीरे हम लोगों को ये सब बर्दाश्त होने लगा। हम सभी ने जितना हो सके साथ रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक दिन एक दुर्घटना घट गई। उस दिन मैं स्कूल गया था। पापा भी खेत में काम करने गए थे। मम्मी जी घर पर अकेली खाना बना रही थी। बहन को बाहर रसोई में एक तरफ झूले पर सोने के लिए छोड़ दिया। मम्मी को किसी काम से घर के अंदर जाना पड़ा। जैसे ही मम्मी कमरे में दाखिल हुआ, उसे अचानक अपनी आंखों के सामने वो अजीब और भयानक साया की आकृति दिखाई दी और तुरंत अपनी नसों पर नियंत्रण खो बैठा और मम्मी जी चिल्लाने लगी और परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। जब मैं स्कूल से लौटा तो मैंने देखा कि मम्मी का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी शरीर बूढ़ी तरह से जख्मी थी। अपनी मम्मी की भयानक मृत्यु देखकर मैं चीख पड़ी और साथ ही साथ कूट कूट कर रोने लगा। मेरी चीख और पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़ कर आए। तभी उनमें से किसी ने मेरे पिताजी को इसकी जानकारी दी। इस तरह मैंने अपनी मां को खो दिया। लेकिन हजार कोशिश करने के बावजूद आज भी हम उस भयानक साये से दूर नहीं हो पाए। वो आज भी हमारे आसपास मंडरा रहा है, लेकिन उसका अनुभव सिर्फ हम ही कर सकते हैं। वो हमारे सामने आता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वो चला भी जाता है। हालांकि ये बात आजकल हमारे लिए आम बात हो गई है, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि अगर आप हमारी जगह होते तो आपको इस समय कैसा महसूस होता। इसके बाद हमने मदद के लिए कई सारा तांत्रिकों के पास भी गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन सभी ने कहा कि अगर उन्होंने इस बूढ़ी शक्ति के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन पर संकट आ सकता है। इसलिए जो चल रहा है उसे ऐसे ही जारी रखना बेहतर होगा। हम आज भी उस घर में रहते हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हम घर छोड़कर कई दूर जा पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी बस यही तक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना ना भूले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके और हमारी बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगी और आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं और एक खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।